हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 8 मार्च 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ से शुरू करते हैं कि जो पहली न्यूज़ है हमारी कि रोहिंग्याओं में मची खलबली, शिविर छोड़कर जाने लगे। जिस तरीके से जम्मू से रोहिंग्या लोगों को हटाने की बात अब हो रही है, उससे रिलेटेड है ये न्यूज़, क्योंकि लोग अब वहाँ पर जो बस चुके हैं गैर कानूनी तरीके से, वो अब हटने के लिए मजबूर हैं। उन्हें हटाया जा रहा है, सरकार की नई पॉलिसी के तहत उन्हें हटाया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कई वर्षों से वहाँ पर रह रहे हैं, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 20 वर्षों से भी रह रहे हैं, उन्हें अब जम्मू छोड़ना होगा। उसमें कल क्या हुआ कि कुछ अफवाहें फैली जिसकी वजह से लोग में डर व्याप्त हुआ। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें मारा पीटा जाएगा, उन्हें जेल में डाला जाएगा। इसकी वजह से वहाँ पर लोग पलायन करने लगे, लेकिन पुलिस अधिकारियों द्वारा समझाकर उन्हें फिर से शिविर में भेजा गया है। जम्मू में प्रशासन की कार्रवाई के बाद रविवार को रोहिंग्याओं के शिविरों में खलबली मची रही। सुबह सैकड़ों रोहिंग्या परिवार ठिकाने छोड़ सुरक्षित जगह की ओर निकल गए। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने सभी को समझा बुझाकर शिविरों में लौटाया। वहीं शिविरों के बाहर सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। जम्मू शहर से सटे नरवाल बाला, करेनी तालाब, जलालाबाद और उमर कॉलोनी में बने रोहिंग्याओं के शिविरों में सुबह से ही हलचल थी। अधिकांश रोहिंग्या सामान बांधकर महिलाओं और बच्चों के साथ शिविरों को छोड़कर निकल रहे थे। वे भटिंडा के मक्का मस्जिद में एकत्रित हुए थे। भटिंडी के मक्का मस्जिद में एकत्रित हुए थे। कुछ ने प्रदर्शन भी किया। पुलिस अफसरों को इसका पता चला तो उन्हें समझा बुझाकर शिविरों में वापस पहुंचाया गया। जम्मू सांबा कठुआ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विवेक गुप्ता ने रोहिंग्याओं के सबसे बड़े शिविर करेनी तालाब में लोगों से बात कर उनकी आशंकाओं को दूर किया। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पुरानी कार के बदले मिलेगी 5% छूट। देखिए, जो 1 फरवरी को जो बजट पेश हुआ था उसमें वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान किया गया था। इसके तहत मतलब आप अगर अपनी पुरानी कार को देते हैं और नई कार लेते हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी। अभी तक क्या होता था कि आपकी जो पुरानी कार हो जाती थी, या तो आप उसको बेच देते थे या फिर उसको जंक कर देते थे, लेकिन अब सरकार ने ऐसी पॉलिसी लाए हैं कि आप 5% तक की छूट पा सकते हैं। पुरानी गाड़ी को जंक में देने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुरानी गाड़ी के बदले नया वाहन खरीदने पर 5% तक की छूट मिल सकती है। गडकरी ने कहा कि पुरानी गाड़ियों को जंक करने के बदले कंपनियां नई खरीद कर छूट देंगी। सरकार ने 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान किया था। इसमें निजी वाहनों को 20 साल तक और कमर्शियल वाहनों को 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पॉलिसी के तहत कीमत में छूट के अलावा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स और अन्य शुल्क लगाने के भी प्रावधान हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि दिल्ली में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा। देखिए, गुरुद्वारा श्री बंगाल साहिब ने एक मुहिम चलाई थी कि सस्ती दवाएं दी जाएंगी। काफ़ी पॉपुलर हुई स्कीम, काफ़ी लोगों को इससे मदद मिली, गरीब लोगों को मदद मिली, जो फाइनेंशियली वीक लोग होते हैं उन्हें काफ़ी मदद मिली। अब वो डायलिसिस की सुविधा भी मुफ्त देने जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है गरीब लोगों के लिए जो इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं। गुरुद्वारा श्री बंगाल साहिब में सस्ती दवाओं का स्टोर उपलब्ध कराने के बाद अब दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने एक और सराहनीय कार्य किया है। कमेटी की ओर से सराय काले खां स्थित गुरुद्वारा श्री बाला साहिब में विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला किडनी डायलिसिस अस्पताल शुरू किया गया है। मंगलवार से यह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। गुरु हरकिशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च नाम से शुरू इस 100 बेड के अस्पताल को एशिया का सबसे बड़ा डायलिसिस अस्पताल बनाया जा रहा है। 1 साल में इसे 1000 बेड करने का लक्ष्य है। यहाँ कोई बिलिंग काउंटर नहीं होगा। दवाओं सहित सभी सुविधाएं निःशुल्क मिलेंगी। वहीं गुरुद्वारे में लंगर मिलने के कारण मरीज और तीरंदारों को खाने की भी समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोरोना, जिस तरीके से कोरोना वापस अब इंडिया में अपने पैर पसार रहा है, उसी से रिलेटेड है ये न्यूज़। अभी एक कल स्टेटमेंट आया है डॉक्टर हर्षवर्धन का, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं हमारे। उन्होंने कहा कि कोरोना भारत में अंतिम दौर पर है। अगर कोरोना भारत में अंतिम दौर पर है तो ये न्यूज़ दैनिक जागरण के पहले पेज पर क्यों है, ये सरकार से पूछना चाहिए।
महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक समेत 8 राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में तो इसका कहर शुरू हो गया है, क्योंकि 2 दिन में लगातार 10,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और रविवार को 11,000 से ज़्यादा हो गए। राज्य में औरंगाबाद जिले में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र के साथ ही अन्य 5 राज्यों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके चलते लगातार दूसरे दिन भी 18,000 से ज़्यादा नए मामले मिले हैं और 100 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में शनिवार देर रात से अब तक 11,141 नए मामले मिले हैं और 38 लोगों की मौत हुई है। अब हमारी इंटरनेशनल न्यूज़, जिसमें एक न्यूज़ है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बुलेट ट्रेन चलाएगा चीन। देखिए, चीन जो अपनी विस्तारवादी नीति है उससे कतई बाज नहीं आ रहा है। अब जब उसने सैनिक अपने पीछे कर लिए हैं तो अब वो बुलेट ट्रेन, जो कि इनकी परियोजना 2014 की है, काफ़ी पुरानी है, 2014 से ही वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक आना चाहते थे और उसमें वो सफल भी होते दिख रहे हैं, हो ही गए हैं बल्कि, क्योंकि ये जो बुलेट ट्रेन की सीमा है, यानी कि लाइन कह सकते हैं आप, वो 435 किलोमीटर की लंबी लाइन है और इस पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाई जाएगी। चीन की 435 किलोमीटर लंबी बुलेट ट्रेन जुलाई माह तक अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक चलने लगेगी। चीन ने तिब्बत के ल्हासा तक बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी पूरी कर ली है। यह ट्रेन चीन के लगभग सभी प्रांतों से होकर गुजरेगी। ड्रैगन लंबे समय से भारतीय सीमा के निकट लगभग हर तरफ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में लगा हुआ है। उसकी हर गतिविधि पर भारत की भी पैनी नज़र बनी हुई है। चीन ने इस परियोजना की शुरुआत 2014 में की थी। उसकी प्रारंभ से ही योजना पूर्वी तिब्बत के ल्हासा के साथ चिंगची को भी जोड़ने की थी। रेलवे ट्रैक का काम 2020 के अंत तक पूरा हो गया है। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की खासियत है कि उसको बिजली के साथ ही ईंधन से भी चलाया जा सकता है और इसकी स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अब हम आते हैं अपने बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज़ है कि सालाना 10 लाख करोड़ लगाने को तैयार विदेशी निवेशक। देखिए, जो एफडीआई के लिए हर बार प्रयास किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई का निवेश हो इंडिया में, उससे रिलेटेड है ये न्यूज़। और इसमें ये बताया गया है कि जो विदेशी कंपनियां हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो 10 लाख करोड़ लगाने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ की जो टैक्स पॉलिसी है उससे वे किसी तरीके से संतुष्ट नहीं हैं। वो ये चाहते हैं कि जो एफडीआई को लेकर टैक्स पॉलिसी है, स्लैब्स हैं, उनको थोड़ा सा चेंज किया जाए, उनमें थोड़ी नरमी बरती जाए, ताकि जो विदेशी कंपनियां हैं उनको बिजनेस करने में काफ़ी आसानी हो जाए। कोरोना काल में भारत में विदेशी निवेश तेजी से बढ़ रहा है और इसके आगे भी व्यापक संभावनाएं हैं। विशेष तौर पर अगर यहाँ विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स की दरें आकर्षक बनाई जाएं तो कई विदेशी कंपनियां सालाना 10 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स फोरम ऑफ इंडिया और अन्य उद्योग चैम्बर्स ने विदेशियों पर लगाए जाने वाले कर की व्यवस्था में बदलाव के लिए दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने जिस तरह से विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं, अगर अब उनसे जुड़ी कर व्यवस्था में भी बदलाव हो तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से दबाव में छोटे उद्यमी। देखिए, जो फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा है कच्चे माल की कीमतों में, उसमें क्या होता है कि कभी कभी होता है कि कीमतें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए कच्चे माल को खरीदना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उनका बिजनेस जो है उतना बड़ा नहीं होता है। औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से छोटे उद्यमी दबाव में हैं। पॉलीमर्स, कॉपर, स्टील, पैकेजिंग मटेरियल के दाम में पिछले 6 महीने में भारी उछाल से छोटे उद्यमियों के उत्पादन पर असर पड़ रहा है। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल के दाम बढ़ने से एसी, फ्रिज, कूलर जैसी उपभोक्ता वस्तुएं भी महंगी हो सकती हैं। प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण करने वाले छोटे उद्यमियों ने बताया कि कच्चे माल के रूप में विभिन्न प्रकार के पॉलीमर्स का इस्तेमाल करते हुए इनकी कीमतों में पिछले 8 से 10 महीने में 40 से 155% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कच्चे माल की कीमतों में इस बढ़ोतरी के कारण उन्हें उत्पादन कम करना पड़ा है। उनके पास कच्चे माल की खरीदारी के लिए नकदी की भी कमी हो रही है। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य योजनाओं से बचे 50,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने कुछ अपनी पॉलिसीज़ को बदला था, जिसमें उन्होंने जो महंगे उपकरण होते हैं उनको सस्ता किया और दवाइयाँ भी सस्ती करी, तो इससे जो बचत हुई उनकी वो 50,000 करोड़ लगभग हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार ने किफ़ायती दवाएं उपलब्ध कराने और चिकित्सा उपकरणों की कीमतें कम करने जैसे कदम उठाए हैं। इसके कारण गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को सालाना 50,000 करोड़ रुपए तक की बचत करने में कामयाब रहे हैं। मोदी ने शिलोंग में पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्था में 7,500वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समर्पित करते हुए कहा कि जन औषधि योजनाओं के तहत देश भर में किफ़ायती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जन औषधि योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए देश में 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। मोदी ने इस अवसर पर कहा कि इससे पूर्वोत्तर के जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सहायता मिल रही है। मोदी ने कहा कि आज 7,500वें केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है और यह शिलोंग में हो रहा है। तो ये बिजनेस पेज की न्यूज़ थी। और देखिए स्पोर्ट्स पेज की न्यूज़ पहले आ गई है। अब है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो है कि पाकिस्तान का संदिग्ध शांति प्रस्ताव, और इस आर्टिकल को लिखा है वरिष्ठ स्तंभकार बलबीर पुंज द्वारा। तो जिस तरीके से पाकिस्तान अपने संदिग्ध शांति प्रस्ताव के साथ भारत के पास आया है उस पर विश्वास करने लायक नहीं है। और बीते दिनों भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों के बीच हॉटलाइन पर वार्ता हुई। गत 24 से 25 फरवरी की मध्य रात्रि से 2003 के संघर्ष विराम समझौते और समय समय पर दोनों देशों के बीच हुई पुरानी संधियों को फिर से लागू करने पर सहमति बनी है। यह एक बड़ी खबर थी, परंतु उसके प्रति भारतीय मीडिया लगभग उदासीन रहा। आखिर इसका कारण क्या है? यह घटनाक्रम बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि 2016 से 2019 के बीच पाकिस्तान प्रायोजित पठानकोट, उड़ी, पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद भारत द्वारा पाकिस्तान पर सफल सर्जिकल एयर स्ट्राइक के बाद से दोनों देशों के संबंध गर्त में थे। यहाँ तक कि युद्ध की नौबत तक आ चुकी थी। बकौल पाकिस्तानी सेना, भारतीय सैनिकों ने 2020 में 3,000 से अधिक बार सीमा पर गोलाबारी की। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान शांति की बात करने लगा? पहला कारण तो विश्व में इस्लामिक कट्टरता, अलगाववाद और आतंकवाद विरोधी माहौल लगता है। फ्रांसीसी संसद द्वारा पारित विधेयक इसका उदाहरण है। स्वयं को गैर अरबी वैश्विक मुस्लिम समाज का अगुवा मानने वाला पाकिस्तान जन्म से जिहाद और इस्लामिक कट्टरवाद का एक केंद्र बना हुआ है। इसी कारण वह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे सूची में कायम है। दूसरा कारण पाकिस्तान की खस्ता हाल आर्थिक स्थिति लगती है। उसकी हालत इतनी पतली है कि जनवरी में यात्रियों से भरा उनका विमान मलेशिया में जब्त कर लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने एक विदेशी कंपनी का बकाया नहीं चुकाया था। मामला बाद में सुलझ तो गया, किंतु इससे पाकिस्तान को बहुत शर्मसार होना पड़ा। पाकिस्तान पर कोरोना से अधिक मार चीनी ऋण के बोझ से पड़ा हुआ है। वित्त वर्ष 2019-20 में पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण उसके कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 87% के बराबर हो गया। इस ऋण में बड़ा हिस्सा अकेले चीन का है। पाकिस्तान की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि उसे अपना पिछला ऋण उतारने के लिए नया ऋण लेना पड़ा है। पाकिस्तान की सोच में बदलाव का तीसरा कारण वर्ष 2017 में डोकलाम के बाद 2020-21 में पूर्वी लद्दाख पर चीन के खिलाफ भारत की कूटनीति विजय को मनाया जा रहा है। भारत ने अपनी शर्तों के अनुसार चीनी सेना को सीमा से पीछे हटने पर विवश कर दिया। इस दौरान चीनी सेना इतनी जल्दी में थी कि उसे पैंगोंग त्सो के दक्षिण तट से अपने 2000 से अधिक युद्धक, तोप, टैंक एक ही दिन में पीछे हटा लिए। इस्लाम विरोधी साम्यवाद चीन और वामपंथ से मुक्त इस्लामिक पाकिस्तान के बीच अस्वाभाविक गठजोड़ का कारण इन दोनों देशों का भारत विरोधी एजेंडा ही है, जहां साम्राज्यवादी चीन पिछली सदी के 6ठे दशक से ही भारतीय भूमि पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए है। चौथा कारण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चीन विरोधी वक्तव्यों और विदेशी नीति में निहित है। बाइडेन ने सत्ता संभालते ही जिन 2 विशेष कार्य दलों का गठन किया उसके एक से संबंधित हैं, मतलब चीन से ही संबंधित हैं। एक दल में केवल अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के अधिकारी हैं। स्पष्ट है कि चीन की चुनौती को बाइडेन भी गंभीरता से ले रहे हैं। ऐसे में क्या पाकिस्तान के यकायक हुए इस कथित हृदय परिवर्तन पर भरोसा किया जा सकता है?
सच यही है कि भारत पाकिस्तान संकट का मुख्य कारण वह वैचारिक अधिष्ठान है जो काफिर क्रूफ अवधारणा से कुप्रेरित है। इस विचार का अंतिम उद्देश्य भारत को आघात पहुंचाना है। अतीत इसका गवाह रहा है। भारत ने जब भी पाकिस्तान के साथ शांति को लेकर कोई पहल की है तो उसके कुछ समय बाद ही उसे सीमा पर से आतंकवाद को झेलना पड़ा है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि अमानवीय विवाह से चाहिए मुक्ति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर करीब 100 वर्षों का एक संघर्षपूर्ण और गौरवशाली इतिहास रहा है। इस दिन दुनिया भर की महिलाएं अपने मानवाधिकार के मुद्दों को जोर शोर से उठाती हैं और सभी अमानवीय तथा गैर बराबरी पर आधारित परंपराओं से मुक्ति के लिए आवाज बुलंद करती हैं। आज संपूर्ण विश्व में मुसलमान औरतें भी बहुत साहस के साथ अपनी बातें रख रही हैं। इसमें दो राय नहीं है कि पितृसत्ता ने औरतों को महज अपने आनंद की चीज बनाने रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कभी धर्म के नाम पर, कभी समाज के नाम पर कोई रास्ता निकाल ही लिया गया औरत को चंगुल में रखने का। मुताह निकाह या मिसियार निकाह भी एक ऐसी ही शादी का नाम है। एक निश्चित समय के लिए और एक निश्चित रकम के बदले स्त्री एवं पुरुष का संबंध ही मुताह विवाह कहलाता है। मुताह का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अतः मुताह विवाह को आनंद के लिए किए गए विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। इसमें कुछ समय के लिए पुरुष किसी भी महिला से निकाह कर सकता है और समय पूरा हो जाने पर निकाह अपने आप समाप्त मान लिया जाता है। इसका उल्लेख कुरान में नहीं मिलता, परंतु मुस्लिम समुदाय के भीतर धर्म के नाम पर यह खराब परंपरा प्रचलित है। गाहे बगाहे ऐसे तमाम मामले सामने आते रहते हैं। केवल केरल के मल्लापुरम और कोचिगोड में ही बीते कुछ वर्षों में ऐसे विवाह के करीब 10 मामले तो सार्वजनिक जानकारी में आए ही हैं। देश के दूसरे इलाकों में भी ऐसे वाक्य देखने को मिलते हैं। वाकई में अगर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को देखा जाए तो उनकी स्थिति को हमेशा से पुरुषों ने अपने अकॉर्डिंग चलाया, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो या फिर अब ये जो मुता विवाह निकल रहा है, इसमें भी पूरी तरीके से औरतों को सिर्फ और सिर्फ एक भोग की वस्तु समझी गई है। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी कि पॉक्सो की धारा 7 व 8 में बच्चों के निजी अंगों के साथ छेड़छाड़ करने पर 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन 2012 के बाद से भी मुताह के बहुत से मामले आ चुके हैं जिनमें सजा नहीं हो पाई है। देश में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 भी लागू है, लेकिन मुताह को लेकर हुए अध्ययन से पाया गया कि 90% लड़कियों का विवाह उनके बालिग होने से पहले ही किया गया। 21वीं सदी में ऐसे कानून जो औरतों को यौन दासी बनाकर रखने या किराए पर यौन आनंद के लिए उपभोग किए जाने की वकालत करते हों, उनका वजूद में रहना ही इस देश के लिए एक शर्म का विषय है। आज भी औरतें ऐसी किसी भी कानून से फौरन मुक्ति चाहती हैं। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं तो आवश्यकता इस बात की भी है कि मुताह जैसे नितांत अमानवीय विवाह को भारत से पूरी तरह समाप्त किया जाए और ऐसी दुल्हनों के सौदागरों के लिए देश में एक कड़ा कानून बनाया जाए। यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह एक संकल्प तो लिया ही जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है कि बजट सत्र का दूसरा हिस्सा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में अच्छी खासी राजनीति गहमागहमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह तो विपक्षी दलों के परोक्ष प्रत्यक्ष समर्थन से कृषि कानून विरोधी आंदोलन जारी है और दूसरा कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसके चलते संसद में हंगामा होने के आसार हैं। हंगामे से हर्ज नहीं, लेकिन वह संसद के कामकाज में बाधक नहीं बनना चाहिए। विपक्ष अपने सवालों के जवाब तभी हासिल कर सकता है जब वह सदन चलने दे। हालांकि बजट सत्र के पहले हिस्से में नए कृषि कानूनों पर व्यापक चर्चा हो चुकी है, लेकिन किसान संगठनों का धरना जारी रहने के कारण यह सवाल एक बार फिर उठ सकता है कि आखिर किसानों की सुनी क्यों नहीं जा रही है। ऐसे सवाल उठाने की तैयारी करने वाले इससे परिचित हों तो बेहतर है कि ये किसान नेता हैं, कुछ जो बहुत कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं है। उनका अड़ियलपन ही समस्या समाधान में बाधक बना हुआ है। किसानों के मामले के अलावा सरकार को इस पर भी घेरा जा सकता है कि वह निजीकरण पर इतना जोर क्यों दे रही है। ऐसे सवाल उस समाजवादी चिंतन की उपज है जिसके तहत यह माना जा सकता है कि सब कुछ सरकार को करना चाहिए और यहाँ तक कि उद्योग धंधे भी उसे ही चलाने चाहिए। इस धारणा को ध्वस्त करने का सही समय यही है, क्योंकि
इससे देश के औद्योगिकरण की राह रोकने का ही काम किया गया है। स्पोर्ट्स पेज की न्यूज़ है कि चेन्नई में होगा आईपीएल का उद्घाटन। देखिए आईपीएल की डेटें आ गई हैं। दुनिया के सबसे बड़े आकर्षक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन इस साल देश के 6 शहरों में 9 अप्रैल से 30 मई के बीच किया जाएगा। इसमें कोई भी टीम अपने घरेलू मैदान पर मैच नहीं खेलेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रविवार को इसकी घोषणा कर दी है। तो ये आज का यानी 8 मार्च 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।